दोस्तों वेलकम टू कोमल आर्ट ऑफिशियल। आज हमारे साथ द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की टीम है। लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस देम। हमारे साथ है हीरो यजुर मारवा, हीरोइन आर्शन मेहता, प्रोड्यूसर वसीम रिजवी और डायरेक्टर सनोज मिश्रा। प्रोड्यूसर यानी प्रोड्यूसर एक्टर, वो एक्टर भी है। तो लेट्स वेलकम द टीम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू कोमल आर्ट ऑफिशियल। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले मैं सनोज जी आपसे पूछना चाहूंगा, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल ये किस प्रकार की फिल्म है? ऑफ कोर्स ट्रेलर से मालूम चलता है, लेकिन जिन्होंने ट्रेलर नहीं देखा है, एंड थोड़ा अगर सारांश में हमें जॉनर एंड किस टाइप की फिल्म है, अगर ये बता सकी तो बेहतर होगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज के करंट सिनेरियो को दर्शाती हुई फिल्म है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। ये उन मुद्दों को छूती है जिस पर हम बात करने से कतराते हैं। ये उन चीज़ों को हाईलाइट करती है जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, हमारे देश से लेकर विदेशों तक जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही उनको दिखाने वाली फिल्म है। और ये पूरे फैक्ट्स पर आधारित है, जिस तरह से आज हम न्यूज़पेपर में जो देखते हैं सुनते हैं बंगाल के बारे में, लेकिन कहानी असल में कुछ और होती है। चीज़ें बहुत सी ऐसी होती है जो ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती कभी। तो हमारा ये प्रयास रहा है कि उन चीज़ों को उठाकर लोगों तक लाया जाए ताकि लोगों में जागरूकता है। शायद ये जो नया समाज हमारा बने जिसमें लड़ाई झगड़े ना हो, शांति का मैसेज हो, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, वोट बैंक की पॉलिसी के लिए मानवता को तार तार ना किया जाए। आज का जो सिनेरियो है वेस्ट बंगाल का यही है कि वहाँ पर एक तानाशाह टाइप की सरकार है जहाँ पर आप खुलकर कुछ बोल नहीं सकते। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कोमल जी की किसी ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी वहाँ की सरकार के अगेंस्ट में या वहाँ के रियल फैक्ट्स पर किसी ने बनाई हो। हम उस चीज़ों को लेकर के बाहर आ रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। ये फिल्म बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्याज और उसके बाद जो उनके पॉलिटिकल किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है, उनको वोट बैंक में कैसे कन्वर्ट करके वहाँ की सत्ता चलाई जाती है, हमारा सिनेरियो यही। लेकिन इसके साथ साथ एक कहानी भी है, बहुत अच्छी कहानी है जो ये दर्शाती है कि हमारे इस देश में सीए और एनआरसी की ज़रूरत क्यों है। बांग्लादेश में जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त वहाँ की आबादी 25% थी हिंदुओं की। आज वो आबादी महज 5-7% के आसपास बची है। तो बचे हुए लोग कहाँ चले गए, ये उनकी कहानी है। सेम पाकिस्तान, सेम अफगानिस्तान। और आज जो हमारे देश का जो सिस्टम चल रहा है, अभी आपने देखा होगा कल से आज तक की न्यूज़ में जो चीज़ें आ रही हैं वो बड़ी भयावह हैं। और ये सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं है, कल को आपके लिए आप भी इसके लिए तैयार हो सकते हैं। कश्मीर में ऑलरेडी हो चुका है, कई सारे ऐसे एरियाज हैं जो कश्मीर से भी बदतर है बंगाल में। तो ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो सच्चाई देखना चाहते हैं, जो सच्चाई जानना चाहते हैं। और शायद इससे जागरूकता है। सरकार भी शायद सोचे कि आम जनमानस को बहुत नुकसान होता है, इसलिए शायद अपनी पॉलिसी में बदलाव हो। ये इस तरह के करंट इश्यूज़ को दिखाती हुई साहसिक फिल्म है। तो वसीम जी, आपको ये कहानी किसने सुनाई, कैसे आपने तय किया कि मुझे ये फिल्म प्रोड्यूस करनी है? नमस्कार कोमल जी। देखिए, ये एक फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और ये एक बांग्लादेश में एक घटना घटी थी 8 अक्टूबर 2001 में, जहां पर अनिल चंद, एक हिंदू फैमिली थी, उस पर अटैक किया काफिर कहते हुए वहां के कट्टरपंथी चरमपंथियों ने, और पूरी फैमिली को मार डाला। लेकिन उस घटना को दबा दिया गया था। स्टोरी हमारी वहीं से शुरू होती है। उसका एक माँ का उनकी एक 14 साल की लड़की थी जिसका नाम पूर्णिमा था, और उस लड़की के साथ में एक गैंग रेप हुआ। रेप के दौरान जो दरिंदे उस लड़की के साथ में रेप कर रहे थे, तो उस बच्ची की जान को बचाने के लिए उसकी माँ ने एक ये अल्फाज कहे जो हम समझते हैं कि दुनिया के लिए शर्म करने की बात है, जब वो उन व्यक्तियों से कह रही है जो विक्टिम है। उसमें एक अब्दुल अली नाम का व्यक्ति था जिसका नाम लेके उसने कहा कि अब्दुल अली, एक एक करके कर लो वरना मर जाएगी मेरी बच्ची। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। उसके बाद ये आपको सोशल मीडिया पे ये पूरा केस मिलेगा, फिर अखबारों ने इसको छापना शुरू किया। तस्लीमा नसलीम जी ने अपनी जो किताब लिखी थी लज्जा, उसमें भी इस पूरी घटना को उन्हीं ने लिखा, जिसके बाद से उनको अपना देश छोड़ के भागना पड़ा और वहाँ उनके सब जान के दुश्मन हो गए। तो हमारी फिल्म वहाँ से शुरू होती है
और उसमें उस फैमिली में से बची हुई एक लड़की है जो हिंदुस्तान आती है, भारत आती है उन अवैध रास्तों से, जो कि रोहिंग्यास और जो घुसपैठीज हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनके आने के रास्ते हैं, वहां से वो उनके साथ में आ जाती है इस मकसद के साथ में कि वो हिंदुस्तान की हुकूमत में अपनी बात रखेगी और चाहेगी कि इंटरनेशनल दबाव पड़े और जो उसके परिवार के साथ में हुआ है उसको न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके। आजकल इसी टॉपिक को लेकर बहुत विवाद हो रहे हैं, बहुत चर्चा हो रही है, तो क्या आप कहेंगे कि ये टॉपिकल फिल्म है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब किसी की बात को कमजोर करने की बात आती है, सब्जेक्ट को कमजोर करने की बात आती है, तो कह दिया जाता है ये पॉलिटिकल है, प्रोपोगंडा है, ये तमाम अल्फाज कमजोर करने के लिए कहे जाते हैं। हम बिल्कुल इसको बिल्कुल डिनाई करते हैं। हम ना हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। नहीं नहीं, मैंने पॉलिटिकल नहीं बोला, मैंने बोला टॉपिकल। टॉपिक ऐसा, देखिए टॉपिक ऐसा है कि जिसमें हम एक माँ के दर्द से कहानी शुरू करते हैं, और रोहिंग्यास जो एक इंटरनेशनल इश्यूज है जिसको सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के जरिए आते हैं, वहां उनकी आईडीज बनती हैं, उनको सरकारी सहूलियतें दी जाती हैं, उसके बाद वो देश में फैलते हैं, उसका इस्तेमाल वहां की हुकूमतें वोट बैंक के लिए करती हैं। उनका मकसद सिर्फ वोट बैंक है, लेकिन देश के लिए कहीं ना कहीं वो रोहिंग्यास खतरा है। हमारी फिल्म एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है। वो टॉपिक है कि जिसमें असलियत है, देश जानना चाहता है कि रोहिंग्यास किस तरह से आते हैं, कैसे उनको सपोर्ट मिलता है, कैसे उनको फाइनेंशियली मदद मिलती है, कैसे उनको सरकारी सहूलियतें मुहैया कराई जाती हैं, किस तरह से वहाँ वो रह रहे हैं, उनकी वहाँ एक्टिविटीज़ क्या हैं। इस चीज़ के ऊपर हमने पर्दा उठाने की कोशिश की है। यजुर, आपका क्या रोल है इस फिल्म में? सर, इसमें मैं 2 रोल कर रहा हूँ, अतीक और प्रतीक, पॉजिटिव और नेगेटिव। आई एम द लीड एक्टर। इसमें ये 2 कैरेक्टर्स हैं मेरी पूरी फिल्म में। थोड़ा रोल के बारे में अगर इलैबोरेट करें तो? जी, रोल के बारे में है कि ये पूरी जर्नी जो एक फीमेल की है, जो शुरुआत होती है, शुरुआत से अंत में मैं कैसे इस जर्नी में इन्वॉल्व हूँ, कहाँ से मैं इनको लेके चलता हूँ, अपने साथ में इन्वॉल्व करता हूँ अपने उसमें, और जो आजकल चल रहा है थोड़ा उसमें लव जिहाद और ये सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा है इसमें इन्वॉल्वमेंट मेरे कैरेक्टर का। तो ये सब है इसमें। आर्शिन, आप क्या किरदार अदा कर रही है एंड कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर, ये जो लड़की जो आ जाती है इंडिया, तो मैंने एक कैरेक्टर सुहासिनी का कैरेक्टर निभाया है, जिसमें जो भी उसके साथ हुआ है बांग्लादेश, और वो कैसे इंडिया आना चाहती है और अपनी बातें, जो भी इनजस्टिस हुआ है उसके साथ, वो कैसे बताना चाहती है इंडिया में लोगों को कि एक्चुअल में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ वहाँ पे। तो उसकी जो जर्नी है थ्रू आउट, वो कैसे रेफ्यूज बन के आती है, उसके साथ क्या क्या होता है, वो उसके ऊपर पूरी कहानी निर्भर है। ह्यूमन राइट काउंसिल के पास जाना चाहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाके बताना चाहती है कि क्या इनजस्टिस हो रहा है हम लोगों के साथ। तो इन रोल्स के लिए आप दोनों ने, यजुर और आपने, प्रेपरेशन किया या डायरेक्टर के हवाले कर दिया अपने आप को कि जो डायरेक्टर कहेंगे वो हम कहेंगे, या पहले से प्रेपरेशन भी करना पड़ा? तो सर मतलब मैंने काफ़ी कैरेक्टर्स किए हैं पहले, पर जब मुझे ये कैरेक्टर मिला मेरे लिए बहुत अलग था, और बहुत लकी फील करती हूँ कि ऐसा कैरेक्टर एक एक्टर के लाइफ में आता है, तो मुझे इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी, आई वांटेड टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। एंड ये एक नॉर्मल कैरेक्टर तो था नहीं, तो मैंने काफ़ी इंटेंसिटी में इसको रीड करते गई, जो भी मेरे क्वेश्चंस थे, बिकॉज मुझे फैक्ट्स और रिसर्च पता चली सर की क्या रिसर्च थी, तो मैं इतने क्वेश्चंस पूछती थी, बिकॉज आई वुड नॉट से अ डायलॉग और फील दैट अनलेस अंटिल आई नो कि ये रियलिटी या ट्रू है। तो काफ़ी ऑनेस्टी से मुझे पता चला कि ये क्या क्या हुआ है, और सर ने मुझे जब पूरी स्टोरी बोली, मैंने भी रिसर्च किया, मैंने भी देखा कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है, देयर आर ट्रू इवेंट्स इन दिस स्टोरी जो पीपल हैव फेस। तो वो कैरेक्टर जाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, बिकॉज आई वांटेड टू काफ़ी मैंने सॉन्ग सुने, काफ़ी वो फील किया कि एक जब लड़की हैज़ गॉन थ्रू ऑल दिस,
वो कैसे फील करती होगी जो भी उसके साथ हुआ है। सो मैंने काफ़ी थिएटर्स किए हैं, सो आई अप्लाइड ऑल द फॉर्मूलाज, इमोशन, वॉट एवर आई कुड, यू नो। मैंने एक नाट्य किरण मंच करके एक थिएटर ग्रुप है, यहाँ से मैंने काफ़ी मैंने प्रैक्टिस की है मेरे आर्ट की, एंड प्लस आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्कशॉप, सो आई थिंक उसी की वजह से आई कुड प्ले दिस कैरेक्टर व्हाट आई डिड इन द मूवी। और यजुर आपने? जी सर, मैंने सबसे पहले जब सनोज सर ने मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी, मैंने स्टडी करा कि क्या स्क्रिप्ट है, और सर ने मेरे को बहुत अच्छे पॉइंटर्स दिए, पूरा गाइड किया, पूरा कैरेक्टर स्केच दिया, और जो जो इन्फॉर्मेशन थी, जो मैंने उस स्क्रिप्ट रीड करने के बाद पॉइंटर्स लिए सर से, और सब उन्होंने मेरे को प्रोवाइड किया। उसके बाद मैंने अपनी रिसर्च करा, अच्छे से करा, बिकॉज आई एम अ थिएटर एक्टर, मैंने 5 साल थिएटर करा है, तो हमारे को ट्रेन किया जाता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड ट्रेन्ड एक्टर्स, कि आपके स्क्रिप्ट आती है, आप उस पर कैसे करते हो और फिर उसको परफॉर्म करते हो। भले ही पहले हम प्लेस करते थे, तो एक ही प्लेस में 6 मंथ्स की हमें वर्कशॉप होती थी, और फिर हम उसको फ्लोर पे लेके जाते थे। अब ऑब्वियसली इस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबको टाइम लिमिटेड होता है, बिकॉज टाइम इज मनी फॉर एवरीवन। तो ऑब्वियसली आई हैव इम्प्रूव्ड एंड पॉलिश्ड माई सेल्फ टू डू इट लिटिल बिट फास्टर। फिर मैंने अपनी स्टडी वर्क करी अच्छे से, प्रॉपर, और अपने तरीके से। एक ऑब्वियसली मैं आई एम एन एक्टर, तो मैंने एक अलग परफॉर्म किया है उसको, एक तरीके से उसका कैरेक्टर स्केच बनाया है। अब वो ऑडियंस बताइए कैसा लगा। आई हैव गिवन माई 100% एंड आई एम प्लेइंग 2 कैरेक्टर्स एज आई टोल्ड यू, अतीक एंड प्रतीक, बिकॉज ऑन द in the first half the girl is seeing my positive side, and in the second part she comes to know that what my reality is. So it was an opportunity, because the graph of the character is changing, it's not the same, the graph is changing, so that was a tough thing, that the audience sees the graph and it looks real, because if they don't see the graph of the character, it won't look real कि एकदम से कैसा हुआ। And there are scenes कि at the back of her, I'm playing the negative side with my family, she doesn't know my background, so it was like that was challenging how to portray it, but the character sketch, I guess I developed it soon enough. Yeah. सनोज जी, आजकल हिंदी फिल्में नहीं चल रही है, स्टारकास्ट फिल्मों को ओपनिंग नहीं मिल रही है, इन बातों को लेके आपको डर लग रहा है? क्योंकि आपकी रिलीज है, अब स्टारकास्ट भी इतनी जानी पहचानी नहीं है, प्लस लिमिटेड बजट की फिल्म है, जहां बड़ी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं टिक रही है, डर महसूस हो रहा है, या एग्जैक्टली क्या फीलिंग है? कोमल जी, दरअसल ये पूरा जो अभी बॉलीवुड का स्ट्रक्चर है, वो पूरा लॉकडाउन के बाद से स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़ी बड़ी फिल्में नहीं चल रही, 100-100 करोड़ की फिल्में 10 करोड़ में सिमट जा रही हैं, और बड़े बड़े एक्टर भी ढांसाई हो जा रहे हैं आज की तारीख में। और आपने जैसे कहा कि आपको इस बारे में क्या, मतलब मैंने क्या सोचकर, कौन सा बिजनेस प्लान करके इस फिल्म को बनाया है, शायद आपका ये पूछने का मतलब होगा। तो ये एक्चुअल में मेरा एजेंडा और जो मेरा मकसद था, ये बहुत बड़ा था। ये किसी सिनेमा को रिलीज़ करके उससे पैसे कमा के और मर्सिडीज़ में घूमने के बजाय, मुझे लगा अगर ये फिल्म लोगों तक पहुंच जाती है, अच्छे से लोगों तक पहुंच जाए, वही मेरा एसेट्स है, वही मेरे लिए सब कुछ है। इसीलिए मैंने बहुत बड़े किसी एक्टर को अप्रोच भी नहीं किया, और ना भी मेरे साथ कोई काम करने के लिए तैयार भी होता, बिकॉज ऑफ ये फिल्म का मुद्दा ऐसा था कि उस पर कोई बड़ा एक्टर आता भी नहीं, और मेरे पास एसेट्स भी इतने नहीं थे कि मैं उसको लेके जाऊँ। और दूसरी चीज़ है सर कि वो बहुत बड़ा, एक तो रिस्की हो जाता है मैटर, जैसे कि हम किसी बहुत बड़े बजट में गए, और बॉलीवुड का खस्ता हाल है, थिएट्रिकल कम से कम फिल्में तो आज की तारीख में पिछले 3 सालों में जो आप देख रहे हैं लगातार, आपको भी मैं पढ़ता रहता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि हम भी फिल्म मेकर हैं, हम भी 30 साल से काम कर रहे हैं, लगातार सिनेमा ही बना रहे हैं। लेकिन ये फिल्म सर हमारे लिए एक आंदोलन जैसा बन गया, एक इशू बन गया, एक दिल के गहराई में बैठ गया। साल भर जाकर बंगाल में रहा मैं, एक एक चीज़ को मैंने बहुत बारीकी से, करीबी से महसूस किया, समझा, एक एक एविडेंस इकट्ठा किए। उसके बाद मैंने प्लान किया कि नहीं, इस फिल्म को बनाएं, और ये भूल गया वहाँ पर कि इसका हमारा हश्र क्या होगा, मतलब फिल्म आएगी नहीं चलेगी, पैसे डूब जाएंगे, क्या हुआ। और इस मामले में मेरा भाई साहब ने बहुत सहयोग किया, इन्होंने मुझे हमेशा हौसला दिया कि तुम आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि इसका हमारा कोई बिजनेस प्लान नहीं है कि हम 100 करोड़ 200 करोड़ कमाने वाले हैं, बस ये है कि हमारी बात लोगों तक पहुँचे, बस इसलिए हमारा यही है इस फिल्म को लेकर। कम से कम आगे दूसरी कोई कमर्शियल फिल्म बनाऊंगा नाचने गाने वाली और सेक्सी टाइप का, तो उसमें सोचूंगा क्या करना है मुझे। तो वसीम जी, जैसा सनोज जी ने बताया कि ये फिल्म हमारे दिल के बहुत करीब है, दिल के करीब है, वो तो बहुत अच्छी बात है, और दिल से ही पिक्चर बनती है, लेकिन दिल के साथ साथ पैसों से बनती है। तो कितना पैसा आपका लग गया है, और आपके कोई पार्टनर्स हैं या कोई कॉर्पोरेट हाउस है,
या किस प्रकार से फंडिंग हुई है इस फिल्म की? देखिए, हमने एक लिमिटेड दायरे में फिल्म बनाई है, हमारे कोई बड़े पार्टनर नहीं है, ना हमारे पास इतना बजट था। तो फिल्म का बजट अबव 6 करोड़ के आसपास का है और बहुत छोटे बजट पे हमने फिल्म को तैयार किया। और हम देखिए, इसमें पूरी टीम का सपोर्ट हमको मिला। जो लोग हमारे साथ में थे उन्हीं ने भी किफ़ायती पैसों में काम किया। हमने जिन लोगों को इन्वॉल्व किया वो भी एक मिशन के तहत, जब जिसने जो स्टोरी सुनी, क्योंकि लोग इमोशनली भी जुड़ते हैं, क्योंकि हम एक सच्चाई के साथ में जा रहे हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम एक सच्चाई के साथ में जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उस माँ की चीख दुनिया में देखे, उस दर्द को लोग सुने। वहाँ से फिल्म शुरू होती है और जाहिर सी बात है कि थ्रेट्स आएंगी, आतंकी जो कट्टरपंथी मानसिकता रखने वाले हैं। देखिए, इंसानियत कैसे लोगों में एक अहम किरदार अदा करे, वो एक अहम पहलू है इस फिल्म को दिखाने के लिए। हम किसी कम्युनिटी को टारगेट करके नहीं चले हैं, हमने इंसानियत को दिखाने की कोशिश की है कि कैसे इंसानियत लोग देखें तो फिल्म में उनको महसूस हो कि वो अगर उनके जहन में भी कोई ऐसी कट्टरता कहीं पे भी पनप रही हो तो इस दुख, दर्द, जुल्म, ज़्यादती को देखकर वो इंसानियत की तरफ बढ़े। तो मेरा कोई टारगेट इसमें ये नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा कमाएंगे, या अब ये तो हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि भारत में और विदेश में जहाँ जहाँ हम फिल्म को रिलीज़ करें वहाँ लोग हमारे इस सच्चाई के साथ जो हमने एक मुद्दे को उठाने की कोशिश की है उसको लोग देखें। और हमारे जो कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने इसमें बहुत मेहनत की है, मैं ये कह रहा था कि मेरे लिए यही सलमान खान हैं, यही हमारे लिए बड़े बड़े एक्टर हैं, कैटरीना कैफ हैं, हमारे लिए सब यही हैं। क्योंकि हम इस पर नहीं जाते, इन्हीं ने अपना किरदार जिस तरह से दिखाने की कोशिश की है, तो ये बेस्ट है। सेंसर में कोई प्रॉब्लम आई? सेंसर में प्रॉब्लम आई थी जब हमने फिल्म को सेंसर में दिखाया, तो उन्हीं ने कई उस पर हमसे सवालात किए। हमसे जो फिल्म में ऐसे मुद्दे थे या ऐसे बातें थी, तो उस पर उन्हीं ने हमसे सवाल किए, उसके सबूत मांगे, तो हमने उनको उसके प्रूफ भी दिए। तो बहरहाल एक कमेटी बैठी, उसमें जजेस वगैरह भी थे, तो उस कमेटी ने हमारी फिल्म को पास किया विद ए सर्टिफिकेट। बट बहुत सारे कट्स मिले या नहीं, बहुत सारे कट्स नहीं, क्योंकि हमने जो भी बनाया था उसके फैक्ट्स थे मेरे पास, तो वो सारे प्रूफ हमने उनको दिए, उन्हीं ने देखे, और जब देख लिया तो फिर जो चीज़ सही है तो अब उसको कौन डिनाई कर सकता है। और 30 अगस्त को हम ऑल इंडिया रिलीज़ कर रहे हैं। बस आपकी भी हमको एक शुभकामनाएं चाहिए हैं। बिल्कुल, शुभकामनाएं, पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं, पब्लिक की शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी टीम द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की। इन्होंने तो फिल्म बना ली है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। अब आपको अपनी डायरी में 30 अगस्त वाला वीकेंड नोट करना है। हेड टू अ सिनेमा स्क्रीनिंग द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। और ऐसी फिल्में जो छोटे बजट से लेकिन दिल से बनाई जाती हैं, उन्हें आपका सहयोग, पब्लिक का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। तो गो एंड टेक अ लुक, एंड इफ यू लाइक इट, व्हिच आई एम श्योर यू विल लाइक इट, स्प्रेड द वर्ड अमंगस्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसी छोटी फिल्मों को माउथ पब्लिसिटी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। थैंक यू। कीप वॉचिंग कोमल नाट ऑफिशियल।